आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान को देखेंगे। सबसे पहले हम इनका देखेंगे जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय क्या है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जिंदगी से जुड़ी बातें हम जीवन परिचय के अंतर्गत लिखेंगे। आइए देखते हैं हम इनका जीवन परिचय। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जीवन परिचय की हेडिंग डालना है। इसके बाद में आपको लिखना है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कौन से सन में और कहाँ पे हुआ, तो सन 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले के कौन से ग्राम में, बेनीपुरी ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनका जो परिवार था वहाँ किसानी का काम करता था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, यानी कि इनके बचपन में ही इनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। तो इन्होंने 1920 में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसमें इन्होंने भाग लिया। इसकी वजह से इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। उसके बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन्होंने कहाँ से की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा इन्होंने फिर उत्तीर्ण की। सन 1968 में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई, 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका जीवन परिचय, यानी कि इनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाएं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले ग्राम बेनीपुरी में हुआ। इनका एक साधारण परिवार था और इनका परिवार किसानी करता था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और सन 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें इन्होंने भाग लिया। इसके कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1968 में इनका निधन हो गया। तो आप इनकी मृत्यु और इनका जन्म के सन का जरूर याद रखिएगा कि इनका जन्म सन कौन सा है और इनकी मृत्यु सन कौन सी है। तो ये था इनका जीवन परिचय। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा कर सकते हैं, आपको काफ़ी बड़ा भी लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ कि किसी भी तरह की आपको दिक्कत ना आए जीवन परिचय के अंतर्गत। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से एक दो लाइन हटा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अब इनकी रचनाएं। तो देखिए, पतितों के देश में माटी की मूर्तें। पहली रचना क्या है, पतितों के देश में। दूसरी है माटी की मूर्तें। तीसरी है लाल तारा और चौथी है महाराणा प्रताप सिंह। तो ये आपकी 3-4 रचना है। केवल आपको 2 रचना परीक्षा हाल में लिखनी है, तो आप अपना अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। आइए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो अगला है हमारा भाषा। तो इनकी भाषा कैसी है, किन भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, आइए देखते हैं। तो इनकी भाषा व्यवहारिक है। कैसी भाषा है इनकी, व्यवहारिक भाषा, यानी कि बोलचाल की इनकी भाषा रही है। इसमें सरलता है, सुबोधता है और सजीवता पाई गई है। इनकी भाषा में सरलता है, सुबोधता है और सजीवता पाई जाती है। मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। तो इन्होंने अपने काव्य में मुहावरों का प्रयोग किया है, कहावतों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में और भी अधिक सुंदरता आ गई है। तो ये आपको भाषा के अंतर्गत लिखना है
कि इनकी जो भाषा है वहाँ व्यवहारिक भाषा रही है। इसमें सरलता है, सबोधता है और सजीवता पाई गई है। मुहावरा और कहावतों से भी इनकी भाषा में सुंदरता आ गई है। आइए अब हम देखते हैं इनकी शैली। तो इन्होंने कौन कौन सी शैलियाँ अपनाई हैं। इनकी शैली के विविध रूप निम्न प्रकार से हैं। हमें अनेक रूप इनकी शैली में दिखाई देते हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक। देखिए, वर्णनात्मक यानी कि हम किसी भी वस्तु का वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताना, किसी भी व्यक्ति के बारे में बताना या किसी भी घटना के बारे में बताना, तो उसमें कौन सी शैली आती है? वर्णनात्मक शैली। तो देखिए कि इन्होंने किसी वस्तु ये आपका था है, अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया गया है। तो हम कब करते हैं इस शैली का प्रयोग? किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी घटना के बारे में वर्णन करते हैं, तो उस समय इस शैली का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, भावात्मक शैली। भाव यानी कि फीलिंग, अपने मन के अंदर की फीलिंग को बताने में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप लिखेंगे इसके अंदर कि यह शैली इनकी प्रधान शैली, कैसी शैली है? प्रधान शैली इनकी रही है। इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता है। तो इसमें भावों की क्या है? प्रबलता है और मार्मिकता रही है। नंबर 3, प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकात्मक शैली कैसी है? तो देखिए, बेनीपुरी अपनी बात को सीधे सीधे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। जो रामरक्ष बेनीपुरी जी है, ये अपनी बात को सीधे सीधे न कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। प्रतीकों यानी कि इशारों के द्वारा। नंबर 4, आलोचनात्मक शैली। चौथी शैली है आलोचनात्मक शैली। तो देखिए कि बेनीपुरी ने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो बेनीपुरी जी ने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो इन्होंने 4 शैलियाँ अपनाई हैं: वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए, साहित्य में स्थान कि इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तो ये एक देशभक्त भी थे और साहित्यकार भी थे। इसके लिए बेनीपुरी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तो जो इन्होंने अपने योगदान दिया है हिंदी साहित्य के लिए, इस योगदान के लिए हिंदी साहित्य इनका सदा ही ऋणी रहेगा। और एक देशभक्त होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते बेनीपुरी जी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा और हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये इनका साहित्य में स्थान। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, जितने भी आपके महत्वपूर्ण लेखक परिचय हैं, यानी कि आपसे हर साल पूछे ही जाते हैं, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और वही मैंने आपको बताए हैं जो आपसे हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।